हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है चैप्टर नंबर 3 की पार्ट नंबर 4 वीडियो, जिसके जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बुक से है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है पार्ट नंबर 4 वीडियो का वो है जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। अनदर इमीडिएट आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस इज जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 में पढ़ा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी एक जॉब एनालिसिस का बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो फर्स्ट बाय प्रोडक्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का, जॉब एनालिसिस का। और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो भी एक जॉब एनालिसिस का एक आउटकम है। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज विच आर नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपरली। इसके अंदर क्या लिखा होता है? जो मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है एक स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए, वो इसके अंदर लिखा होता है। It states that the incumbent should possess the required educational qualification, training, experience, talent, potential and ability to perform the job successfully. इसके अंदर ये लिखा होता है कि एक पर्सन के अंदर इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, टैलेंट, एबिलिटीज़, पोटेंशियल उसका ये होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ के अंदर राइट डाउन होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक। In the words of Dale Yoder, the job specification, as much as summary popularly described, is the specialized job description emphasizing personal requirement and designed especially to facilitate selection placement। यानी इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करने के लिए जो स्पेशलिटीज़ हैं पर्सन्स की वो डिस्क्राइब की जाती है, और जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसकी क्वालिफिकेशन लिखी जाती है, और क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सिलेक्शन की और प्लेसमेंट की। ठीक है, आगे है कंटेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन में। देखो, जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या लिखा होता है। बिसाइड्स मिनिमम एक्सेप्टेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अ जॉब स्पेसिफिकेशन शुड स्पेसिफाई द फॉलोइंग। देखो, एक मिनिमम एक्सेप्टेबल एजुकेशन तो होगी क्वालिफिकेशन की, जैसे कि मान लो किसी जॉब के अंदर ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी में पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी की जो मिनिमम एक्सेप्टेबल जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है, किसी में +2 है, जैसे भी हर एक की होती है। तो वो तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके साथ साथ थोड़ी सी और चीज़ें होती हैं, वो देखिए, जॉब स्पेसिफिकेशन टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग फिजिकल फीचर, यानी कि उसके अंदर ये भी लिखा होता है दिस इंक्लूड वेट, हाइट, साइट, फिजिक, गुड हेल्थ। आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है? मेडिकल किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इन्हीं स्पेसिफिकेशंस को पूरा करने के लिए। यानी कि जो एक स्पेसिफाइड क्या होता है कि इस जॉब के लिए इतना वेट होना चाहिए, इतना हाइट होना चाहिए, इससे कम हाइट वाला नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा वेट वाला नहीं चलेगा, इसकी उसको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, साइट ठीक होनी चाहिए, फिजिक अच्छी होनी चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई टैटू नहीं कराया होना चाहिए बॉडी पे, ऐसा होता है ना। सेकेंड है साइकोलॉजिकल फीचर्स। साइकोलॉजी दिस इंक्लूड एंथुसिज्म, साउंडनेस ऑफ माइंड, कैपेसिटी ऑफ मेक एनालिसिस, जॉब एनालिसिस जो भी लगा लो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटेंशन, कि उसके अंदर एंथुसिज्म की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो माइंड से साउंड पर्सन होना चाहिए। ये नहीं है कि ज़्यादा इजीली एंग्री हो जाए, या फिर मतलब उसका माइंड तरीके से काम ना करे प्रॉपर तरीके से है। और एनालिसिस करने की उसमें वो होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बंदे के अंदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, और अटेंटिव पर्सन होना चाहिए। पर्सनल फीचर क्या होता है? इंक्लूड्स बिहेवियर कैसा है उसका, मेंटल एबिलिटीज़ कैसी है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ है या नहीं, और डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ हैं उसमें, ये सारी क्वालिटीज़ हम मांगते हैं जॉब के अंदर। सोशल फीचर होना चाहिए, दिस इंक्लूड्स इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट्स, विजडम एक्सेट्रा, कि कितनी बुद्धिमत्ता से काम करता है और सोसाइटी में कितना जल्दी घुल मिल जाता है। मोटिवेटिंग क्वालिटीज़,
These include work extracting abilities, adaptability to change, pressure, displeasure, controlling, motivating quality की भी किस तरीके से वो नया कोई चेंज होता है उसको अडेप्ट करता है, प्रेशर को अगर कोई प्रेशर बढ़ गया है तो किस तरीके से उसे अडेप्ट करने की कोशिश करता है, और अगर अच्छी अच्छी वर्किंग कंडीशन नहीं है, डिस्प्लेजर, वो खुश नहीं है उस टाइम पे, तो किस तरीके से रिएक्ट करता है उस चीज़ को। ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इंक्लूड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्सन टू गेट अपॉइंटेड ऑन द जॉब। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जिसको अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो कि मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई कंटेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें हमने पढ़ा जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ जॉब एनालिसिस। जब आप जॉब एनालिसिस करते हो तो उसमें आने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं पोटेंशियल भावी टाइम में, फ्यूचर के अंदर। फर्स्ट है लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। देखो जो जॉब एनालिसिस है वो जॉब एनालिस्ट के थ्रू किया जाता है, तो कभी कभार क्या होता है, जॉब एनालिस्ट जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन तैयार करता है उसको टॉप मैनेजमेंट का साथ नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये क्या होता है उसमें, इसलिए जॉब एनालिसिस करते टाइम प्रॉब्लम आती है। ठीक है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से कोऑपरेशन नहीं मिलता उन्हें। एम्प्लॉयज इन जनरल हैव ए फियरफुल माइंड सेट व्हेन दे आर अप्रोचेस टू स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ देयर जॉब। देखो जब जब जॉब एनालिसिस की जाती है तो एम्प्लॉयज़ को मान लो क्वेश्चनेयर के थ्रू उनकी जॉब के बारे में पूछा जाता है, तो उनको ना एक फियरफुल माइंड से वो आंसर देते हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो फेस कर रहे होते हैं उसका आंसर नहीं देते, उस अकॉर्डिंग वो फियरफुल माइंड से जॉब आंसर देते हैं कि कहीं हमारी जॉब ना चले जाए, हमें सब पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है अपनी जॉब के बारे में। ठीक है, तो कोऑपरेट नहीं करते एम्प्लॉयज़। लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग द नीड ऑफ जॉब एनालिसिस। वही ना, जॉब एनालिसिस जब बंदा कर रहा है, एक जॉब एनालिस्ट, उन्हें क्लैरिटी नहीं पता, वो क्लियर नहीं है माइंड से उन्हें किस चीज़ के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो क्लैरिटी नहीं है उनके माइंड में। Any activity which is carried out without properly establishing and understanding its purpose tend to end to useless one। हमें पहले पता ही नहीं होगा कि हमें ये जॉब एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है ये करने का, तो नॉर्मल सी बात है, तो हम उसे उस जो प्रोसेस को एंड अप करेंगे यूजलेस के रूप में। ठीक है, आगे है बियसनेस ऑफ जॉब एनालिस्ट। जो जॉब एनालिस्ट है वो क्या करता है, भेदभाव करता है, मतलब अपनी पर्सनल जजमेंट उसमें डालता है कि हाँ ये जॉब के लिए पर्सनल बियसनेस रखता है। ए जॉब एनालिस्ट नीड्स टू बी कम्प्लीटली अनबियस्ड व्हाइल एनालाइजिंग द जॉब्स। दिस इज स्पेशली ट्रू इन केसेस व्हेन ही कम्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ जॉब्स which have to be removed from the organization or may have to be merged with the existing ones. In such cases, the analyst may get biased to save the jobs of existing employees with whom he may have good terms. However, if some biasness cannot be avoided, then it is better to outsource the process of or hire a professional job analyst। देखिए, जॉब एनालिस्ट को क्या होना चाहिए, बियासनेस नहीं करनी, किसी से पक्षपात नहीं करना चाहिए। जॉब एनालिस्ट क्या करता है, कई बार ऐसा कोई पर्सन एम्प्लॉई है उसकी जॉब को बचाने के लिए, मतलब कोई अच्छा एम्प्लॉई है, उसके अच्छे रिलेशन है उसके, तो उसकी जॉब को बचाने के लिए वो जॉब चाहे मान लो ज़रूरी नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको किसी दूसरी जॉब के अंदर समअप कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि अगर वो समअप करेगा तो जो उसका गुड वन है वो अपनी जॉब से हाथ धो देगा, इसलिए वो क्या करता है, पर्सनल बियसनेस दिखाता है। लेकिन जॉब एनालिस्ट को पर्सनल बियसनेस नहीं दिखानी चाहिए। यूजिंग ओनली अ सिंगल सोर्स ऑफ डाटा, एक सिंगल सोर्स ऑफ डाटा को आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बेस पे क्या होगा, जो आपकी जॉब एनालिसिस है वो प्रॉपर तरीके से आप जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट नहीं कर पाओगे अगर एक सिंगल सोर्स का यूज़ करोगे। इनसफिशेंट टाइम एंड रिसोर्सेज। देखिए, जॉब एनालिसिस एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा बजट लगता है। तो अगर आपके पास टाइम भी कम है और आपके पास बजट भी कम है तो आपके लिए ये एक हाइंड्रेंस क्रिएट होगा जॉब एनालिसिस करते टाइम। ठीक है, आगे है इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर, द वर्क ऑफ अ जॉब एनालिस्ट कॉल्स फॉर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द ऑल टास्क द ऑर्गेनाइजेशन विद द डीप नॉलेज ऑफ एवरी लिटिल पॉसिबल डिटेल ऑफ द जॉब्स टू बी एनालाइज्ड। उसको प्रॉपर लिटिल जो डीप नॉलेज होती है उसकी पता होनी चाहिए क्योंकि वो जॉब एनालिस्ट है।
ठीक है। नेचुरली दिस इज नॉट अ नॉविस टास्क, वो इजी टास्क नहीं है। हैंस इम्प्रॉपरली ट्रेन एनालिसिस कैन डू मोर हार्म देन गुड टू बी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए अगर एक ऐसा एनालिस्ट आपने अपॉइंट कर लिया है जिसको प्रॉपरली वो ट्रेन नहीं है, यानी इम्प्रॉपरली ट्रेंड है, जो इम्प्रॉपरली ट्रेंड है जो पर्सन, यानी इसको प्रॉपर तरीके से अब नहीं पता अपना काम क्या करना है, तो वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुड की बजाय बैड काम कर देगा, हार्म जरूर पहुंचा देगा आपके लिए। प्रॉफिट लेके आएगा नहीं आएगा पता नहीं, हार्म जरूर पहुंचा देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। आगे है एब्सेंस ऑफ वेरिफिकेशन एंड रिव्यू। The top management generally receives the report of the job analyst after he has completed his task and rarely takes pains to see if the work of the job analyst demand a review. It is simply assumed that the job analyst has perfect knowledge of the organization and its task, and he cannot commit any fault in this regard, which may not be true in all the cases. However, it is rarity to see the work of the job analyst being called into for question. तो देखिए जो मतलब जब एक रिव्यू और वेरिफिकेशन के लिए काम आता है टॉप मैनेजमेंट के पास, यानी जॉब एनालिस्ट जब अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेता है, जॉब एनालिसिस कर लेता है, तो वो हो जाती है टॉप मैनेजमेंट के पास रिव्यू करने के लिए। तो कभी कभार क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी रिव्यू और वेरिफिकेशन को नहीं कर पाते, तो इसलिए क्या होता है, वो एक उसके लिए हाइंड्रेस क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है जॉब एनालिस्ट के टाइम। आगे है लैक ऑफ रिवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन। द जॉब एनालिसिस डज द वाइटल टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग information regarding the job of the organization. However, no special incentives are offered to do such a critically important task or for providing genuine quality of information. तो देखिए जो जॉब एनालिस्ट है उस वो जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंस जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए लेके आता है, वो हमारे लिए गैदर करता है, तो उसको कोई रिवार्ड या रिकॉग्नाइजेशन जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं दिया जाता। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो जॉब एनालिसिस है वो तरीके से फिर नहीं होती, क्योंकि अगर उसको मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो वो आगे और अच्छा काम नहीं करेगा। तो ये कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थी जॉब एनालिसिस की प्रोसेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने 2 टॉपिक क्लियर करे हैं। फर्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन, तो इसके अंदर हमने पढ़ा जॉब स्पेसिफिकेशन होता क्या है, मीनिंग ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन एंड कंटेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। और फिर हमने पढ़ा कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जॉब एनालिसिस करते टाइम। तो कुछ एक प्रॉब्लम्स के बारे में 9-10 प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा कि ये प्रॉब्लम हो सकती हैं जॉब एनालिसिस के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 लेके आएंगे आपके लिए इस सीरीज़ के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का जो सिलेबस करवाया जा रहा है वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो स्टूडेंट्स अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल।